नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कोई भी पार्टनर है, वो चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, मीन्स वो एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। वो कंसल्ट कर सकता है एवरी अफेयर ऑफ द बिजनेस, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसके कॉपी भी ले सकता है अगर उसे चाहिए तो, एंड प्रॉफिट्स को डिवाइड करने का उसे राइट्स होता है इन द एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो मतलब जो भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड में रेशो डिसाइड करेंगे, उसे उसी में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने का राइट होगा। और यदि पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रॉफिट का रेशो डिसाइड नहीं किया गया है, तो कोई भी पार्टनर को इक्वल रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करने का राइट होगा। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय हिम। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है और हमने पार्टनरशिप डीड में उसके लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड नहीं किया है, तब भी उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेने का राइट होगा। किसी भी पार्टनर को इमरजेंसी के केस में गुड फेथ में अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग फर्म के लिए कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार है, बशर्ते कि वो ये प्रूव कर दे कि उसने जो भी काम किया है दैट इज इन द गुड फेथ, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर है, उसको ये राइट होता है, अगर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और वो नहीं चाहता तो वो उसे रोक पाए। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप जो है दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट पर बेस्ड होगी और जब उस एग्रीमेंट को हम रिटन में बना लेते हैं तो दैट रिटन एग्रीमेंट, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उसमें क्या लिखा होता है? इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप एंड द पार्टनर्स। वही बेस बनता है। हमारे जितने भी आगे काम किए जाएंगे पार्टनरशिप में, उनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी की सारी हम पार्टनरशिप नीड में मेंशन कर लेते हैं और सारे पार्टनर्स को उसको फॉलो करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ द पार्टनरशिप के, मतलब पार्टनर्स जो भी मिलकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करना चाहते हैं, वो सब इसमें लिख लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हर टाइप की पार्टनरशिप डीड में, चाहे आप किसी भी बिजनेस के लिए हो, वो हमें लिखनी होंगी। जैसे सारे पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, उनका नेम, फर्म का नेम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, जो आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की है उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कौन सी डेट से आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हो। तो जो भी डेट को हम ये मानकर चलते हैं कि जिस पर भी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करा लिया जाता है, दैट विल बी द स्टार्टिंग डेट ऑफ द पार्टनरशिप। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, सारे पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लगाई जाएगी उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो पार्टनर्स विदड्रॉ करेंगे फॉर देयर पर्सनल यूज एज अ ड्राइंग्स, तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल के अलावा फर्म को लोन भी देता है, क्या उसका रेट होगा? दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। यस, कोई भी वर्किंग पार्टनर है तो उसका रेमुनरेशन, उसे कितनी सैलरी, कितना कमीशन दिया जाएगा, वो सब भी मेंशन करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस बेसिस पर होगा, किस मेथड से होगा, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से होगा, सुपर प्रॉफिट्स, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें हम अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है कि या तो वो अपने पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कभी चेंज करते हैं, या एडमिशन हो जाए किसी न्यू पार्टनर का, या रिटायरमेंट होती है, या किसी और भी तरीके से, जैसे दो फर्मों का मर्जिंग होती है, अमलगेमेशन होता है, तो उस समय पर हमें एसेट्स को और लाइबिलिटीज को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका क्या मेथड रहेगा, हु विल बी द वैल्यूअर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपने पार्टनरशिप डीड को बनाते हुए डिसाइड कर लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या फर्म से जा रहा है तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे अमाउंट दिया जाएगा, उसे लोन में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर तुरंत उसे कैश में लमसम पेमेंट करके उसको सेटल कर दिया जाएगा।
इसी तरीके से अकाउंटिंग पीरियड, दैट विल बी द कैलेंडर ईयर और द फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारी चीज़ें भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बिल्कुल क्लियरली हम अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेते हैं, जिससे बाद में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है वो हमारी एट विल है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है या पर्टिकुलर वेंचर के लिए है, ये भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि बैंक अकाउंट्स को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, किस बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे फर्म का, और हु विल बी द साइनिंग अथॉरिटी, वो सारे पार्टनर्स की जॉइंटली होगी या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टनर है जिसे ऑथराइज किया जाएगा कि सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन वही करे। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ द पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है इन द मिडिल ऑफ द ईयर, तो वो किस तरीके से हमारी फर्म आगे कंटिन्यू करेगी और उसको सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है पार्टनर्स के बीच में या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, कौन उनके बीच में उसको सॉल्व करवाएगा। तो इस तरीके से हम जितनी भी मेन बातें होती हैं वो अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये कोई एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं है कि हमें केवल यही बातें अपनी पार्टनरशिप डीड में हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी पार्टनर्स ये समझते हैं कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ द डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर, वो डिसाइड करना चाहते हैं, तो वो अपनी पार्टनरशिप डीड में उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। जब हम पार्टनरशिप डीड को एक रिटन फॉर्म में कर लेते हैं, तो उस पर एक तो सबसे पहली बात वो स्टैम्प्ड होती है, उस पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर्ड किया जाता है एंड साइंड होती है, वो सारे पार्टनर्स उस पर सिग्नेचर करते हैं। सो वो एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है विच कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एनी अथॉरिटी। आप ओरल बात पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ एक रिटन फॉर्म में है तो आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो एज अ प्रूफ, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा, ये डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, कि सारे पार्टनर्स का क्या रिलेशनशिप है, कौन स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, कौन एक्टिव पार्टनर रहेगा, कौन किस काम के लिए ऑथराइज किया गया है, तो उन सब के अकॉर्डिंग अपने अपने काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप को एक प्रॉपर शेप मिल जाती है कि वो अपने अपने काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप डीड में हमें सारे पार्टनर्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, उन सबको क्लियरली मेंशन किया जाता है, जिससे किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट नहीं रहता आपस में। और अगर कुछ हो भी जाता है तो हम पार्टनरशिप की डीड की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के उनके अकॉर्डिंग उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन, डिस्प्यूट्स और किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हमारा जो पार्टनरशिप डीड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल, ये हमारा ज़रूरी नहीं होता। हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो डीड है, हमारी जो एग्रीमेंट है, दैट कैन ऑल्सो बी ओरल, वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए रिटन जो है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, मोर डिज़ायरेबल। क्योंकि देखिए, अभी जब आपने अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट किया, उस समय 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी, तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, अरे नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन द फ्यूचर उनमें किसी भी बात को लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उस समय पे अगर आपके पास रिटन में कुछ चीज़ होगी, तो आप उस डिस्प्यूट को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत क्लियरली, बहुत आराम से उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सो इट इज़ एसेंशियल तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो आपकी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो कोई वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन इट इज़ अ मोस्ट डिज़ायरेबल वेयर देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। अब अगर मान लो नहीं होगी अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड, तो फिर आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? एक्ट की, जो कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, उसकी बात को आप मानोगे। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा, पार्टनरशिप में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मतलब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये सीखेंगे।
पहले जब हम सोल ट्रेडरशिप के अकाउंट्स करते हैं, तो सोल ट्रेडरशिप में केवल हमारी फाइनल अकाउंट्स की बात करें, तो उसमें हम एक क्या बना लेते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बनाते थे कि हमें पता चल जाता था कि पूरे साल में हमने कितने प्रॉफिट या लॉस अर्न किए हैं, और वहाँ पर एक ही पर्सन होता था, वन पर्सन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं आती थी, वो जो भी रिजल्ट रहते थे वो सोल ट्रेडर अपने आप ही उसको बियर कर लेता था, प्रॉफिट होता था तो एंजॉय कर लेता था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, मतलब मोर देन वन पर्सन। वो प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग सम पीपल, जो भी पार्टनर्स है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उससे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। अब जब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब उस प्रॉफिट को किस तरीके से हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग से अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी अमाउंट हमें पार्टनर्स को देना है उसे हम किस में अकाउंट फॉर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम डिस्कस करते हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होगा, लाइक P&L। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, इसे बनाया जाएगा टू एजरटेन टू नो प्रॉफिट और लॉस, तो इसलिए ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें फर्म के लिए जो जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम डेबिट करेंगे, जैसे नॉमिनल अकाउंट में करते हैं, और फर्म के लिए जो जो भी इनकम होंगी वो हम क्रेडिट में आ जाएंगी। लेकिन इसमें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर फर्म के केवल वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि फर्म को पार्टनर्स के लिए करने हैं। जैसे पार्टनर्स को जो सैलरी देनी है, पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन देना है, पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC देना है, या फिर उनसे अगर हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो दैट विल बी द इनकम ऑफ द फर्म। तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी फर्म के लिए, उसे हम क्रेडिट साइड पर कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगी, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स X एंड Y, तो उनके एग्रीड रेशो में हम ये प्रॉफिट, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर इन केस लॉस होगा तो वो भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा X और Y में इन देयर एग्रीड रेशो। अब आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो उसमें से एक तो है चार्ज और एक होते हैं एप्रोप्रिएशंस। अब ये क्या होते हैं? देखिए, चार्ज का मतलब है कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस, ऐसे खर्चे जो कि आपको पे करने ही करने हैं, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो चाहे ना हो। जैसे सपोज आपने बिल्डिंग है, जो पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पर उसकी बिल्डिंग है वो रेंट पर ली हुई है, तो उसका जो रेंट है वो हमारे लिए चार्ज है। आप ये नहीं कह सकते उसके लैंडलॉर्ड से कि भाई हमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ, हम कहाँ से दें। वो चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको रेंट पे करना ही करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वेजेस पे करना है, आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन का बिल पे करना है। अब चाहे कोई आपका प्रोडक्शन हुआ है नहीं हुआ है, प्रॉफिट्स हुए हैं नहीं हुए हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये खर्चे ऐसे हैं जो कि आपको पे करने ही करने हैं। तो ऐसे खर्चे जिनको कि हमें कंपल्सरी पे करना पड़ता है उसे हम कहते हैं चार्ज, और उनको हम डील करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी तरफ हमारे वो एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो या फिर डिवीजन कह सकते हो। तो ये वो खर्चे हैं जो हम तभी देंगे जब हमें प्रॉफिट्स होंगे। अगर प्रॉफिट हुए तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, अगर नहीं हुए तो फिर कहाँ से देंगे? बिकॉज ये हमारे कौन से हैं? एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में आपको दे जैसे है सैलरी टू पार्टनर। अगर आपका
पार्टनर कोई वर्किंग पार्टनर है और उसको हमें सैलरी देनी है, तो वो हम तभी देंगे जब हमको यदि हमें प्रॉफिट्स होंगे फर्म में। सो सैलरी टू द पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिस्ट्रीब्यूट तो आप किसी चीज को तभी कर सकते हो जब वो आपके पास होगी। तो मीन्स ये ऐसे खर्चे होंगे अप्रोप्रिएशन में जो कि आप तभी पे करोगे जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। तो ये हो गया हमारा सैलरी। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, जो उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। कोई भी सैलरी के साथ साथ कोई कमीशन आपको पे करना हो सकता है। या फिर आपको कोई भी अमाउंट अपने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके रखना है, तो दैट इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन। आप तभी तो जनरल रिजर्व बनाओगे जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। तो दीज आर द फिगर्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डील होंगे वो होंगे जो हमें कंपल्सरी पे करने हैं, और ज़्यादातर ये किसको होंगे? आउटसाइडर्स को होंगे। और जो खर्चे हमारे एप्रोप्रिएशन मीन्स जो रिलेटेड टू पार्टनर्स हैं, ये किससे रिलेट होंगे? रिलेटेड टू पार्टनर्स। और ये तभी किए जाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे, तो उनको हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डील। इनको हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये जो इतने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे इनको हम डील करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए अभी जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है, जो स्पेसिमेन है वो देखा, तो उसमें अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसको डेबिट कर देंगे। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को पे कर रहे हैं तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। कमीशन पे करना है तो वो भी डेबिट, और जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफर करने हैं तो उन फिगर्स को हम डेबिट कर देंगे। इसके अलावा जो हम पार्टनर्स से IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, दैट इज अ इनकम फॉर द फर्म, और उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके साथ हम एक और चीज देखेंगे, जैसे रेंट पेबल टू पार्टनर्स। अब सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं। A के पास एक बिल्डिंग है और उसने वो बिल्डिंग रेंट पर दे दी है फर्म को, और उससे उसको रेंट रिसीव होना था 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ये जो उसको 1,20,000 पर ईयर का जो एनुअली रेंट रिसीव होगा, ये उसका क्या हो जाएगा? रेंट पेबल टू पार्टनर 1,20,000, इट विल बी अ चार्ज। ये हमें पे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यही बिल्डिंग किसी और पर्सन से रेंट पर लेते, किराए पर लेते, तो भी तो हमें ये पे करना पड़ता। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? चार्ज। अब क्योंकि ये चार्ज है तो इसे हमें कहाँ पर अकाउंट फॉर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है और उस पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें उसे 6% पर एनम से कंपल्सरी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे हमने उसे डीड में प्रोवाइड किया हो या नहीं किया हो। तो इसलिए जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, लोन पर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। ये हमारा एक्सपेंडिचर है कंपल्सरी, तो इट इज कॉल्ड चार्ज। तो ये भी हमारा चार्ज होगा, और इसको भी हम अकाउंट फॉर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड सारी फिगर्स होती हैं उनको हम एप्रोप्रिएशन में डील करते हैं। लेकिन दीज आर टू थिंग्स जिनको कि ये हैं तो पार्टनर्स से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम इन्हें P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं रखेंगे। हम इन्हें कहाँ पर करेंगे? P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज चार्ज। ये हमारे कंपल्सरी खर्चे हैं जो कि हमें पे करने ही कर रहे हैं। दे आर इररिलेवेंट टू द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दीज विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। आगे करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि ये दोनों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और दोनों का पर्पस होता है कि प्रॉफिट्स को निकालना, जो प्रॉफिट या लॉस है उसको निकालना। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाया जाता है
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे हम ट्रांसफर करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑब्जेक्टिव जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका पर्पस होता है नेट प्रॉफिट अर्न उसको निकालना, या हमें क्या लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करना ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और जबकि P&L एप्रोप्रिएशन का हमारा पर्पस होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स के बीच में उसको हमें बांटना कैसे है। नेचर ऑफ द आइटम्स, इसमें जो हम डेबिट करते हैं वो सारे हमारे चार्ज मतलब कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस होते हैं, सारे एक्सपेंसेस को और जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट कर लेते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमारे कंपल्सरी हैं, दे आर इररिलेवेंट टू द प्रॉफिट और लॉस, इनकम से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। और जबकि जो P&L एप्रोप्रिएशन में होते हैं वो हमारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड टू पार्टनर्स होते हैं, जैसे उनकी सैलरी पे करना, उनका कमीशन, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ट्रांसफ़र हमें रिजर्व में करना है। तो जो चीज़ हमें एप्रोप्रिएशन मतलब यूटिलाइजेशन करना, प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका यूटिलाइजेशन करने वाली आइटम्स विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, तो उनको हम कहाँ पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट फॉर करते हैं। पार्टनरशिप डीड, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उनका पार्टनरशिप डीड से कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि वो चार्ज हैं, वो कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस है, वो हमें पे करने ही है, चाहे उनके लिए हमने कोई प्रोविजन किया हो या नहीं किया हो। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी हम एंट्रीज करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट फॉर करेंगे, दे विल बी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। हमें उतनी ही सैलरी देनी है जितनी हमें पार्टनरशिप डीड में कहा है हमने, या उतना ही रेट से इंटरेस्ट देना है जो हमें पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, या फिर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें P&L एप्रोप्रिएशन को बनाना होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि हमारे जो इनकम्स हैं दैट शुड बी मैच विद द रिलेवेंट ईयर्स एक्सपेंसेस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान नहीं रखा जाएगा।